कोई सुदूर भविष्य का हो। हम सभी लोग अपने जीवन काल में ही इसका दुष्प्रभाव देख रहे हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के द्वारा की गई छोटी छोटी पहल। एक और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका पहले का फोन ले ले। जी हेलो। हेलो जी हेलो। जी आप अपना नाम बताएं। जी हम बेतिया से बोल रहे हैं। जी हाँ जी, अपना नाम बताएं। जितेंद्र कुमार नाम हुआ। जी अपने सवाल रखिए अपना। जी हमारा सवाल है कि गांव में वृक्षारोपण करना हो सार्वजनिक जगह और निजी जमीन में, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि सार्वजनिक स्थान पर वृक्षारोपण के लिए गांव में सबसे पहले तो मनरेगा के तहत प्रयास करना चाहिए और आपको अपने जो आपके पंचायत के मुखिया जी हैं उनको और जो आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उन्हें आपको लिख के देना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी निजी जमीन पर करना चाहते हैं वृक्षारोपण, तो कृषि वानिकी की एक योजना है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ओर से, जिसका विज्ञापन भी निकला है हाल में। आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भरकर आप स्वयं जाकर या ईमेल के माध्यम से, उसमें ईमेल भी दिया हुआ है विज्ञापन में, आप उसके माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं और आपको पौधे विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दीपक साहब, वनों की जो है आज तेजी से कटाई हो रही है और वन जो है प्राय जो है अब बिल्कुल एकदम नष्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार की ओर से क्या योजनाएं जो है कि वन हमारा संरक्षित हो? नहीं, जैसा हम लोग एक तरफ तो ये प्रयास कर रहे हैं वनों की कटाई, अवैध रूप से कोई भी वन की कटाई नहीं हो, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। और हम इसके लिए एक ये भी करते हैं कि जो वन के किनारे हमारे जो गांव हैं, उन गांवों के जो लोग हैं उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार वो अपनी जरूरतों के लिए, जैसे जलावन की लकड़ी हुई, इन सब के लिए वे जंगल से पौधे काट लेते हैं। तो हम उन्हें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो नहीं करें। और कृषि वानिकी में भी हमारा प्रयास यही है कि अगर गांव के अंदर ही इतनी लकड़ी उपलब्ध हो तो फिर उन्हें जलावन की लकड़ी के लिए जंगल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रयास है। और साथ साथ हम जब पौधारोपण करते हैं तो जंगलों के अंदर भी पौधारोपण करते हैं, ताकि हमारे जंगलों की क्वालिटी भी बढ़े और उससे हमारे जंगलों में जो पौधों की संख्या, उनका घनत्व जो है वो भी बढ़ता जाए। दीपक साहब, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। जी हेलो। हेलो हेलो। अभी उनसे संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो सका है, तो हम बाद में इनका फोन लेंगे। दीपक साहब, वनों की कटाई के और घटते वन के कारण जो है, वन क्षेत्र के कारण जो है जंगली जानवरों का जो है घुसपैठ जो है रियासी इलाकों में हो रहा है, तो जनता इन रियासी इलाकों में जंगली जानवरों से बचने के लिए जो है, तो सरकार इस पर जो है क्या तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग इसीलिए प्रयास यही करते हैं कि हमारे जंगल संरक्षित रहें और जो जंगल का क्षेत्र है उसे हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जंगल के क्षेत्र में ही जानवर रहें। इसलिए हम उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जानवर बेतिया के जंगलों में है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वहां पर ग्रासलैंड डेवलप किए जाएं। जंगल के अंदर ही प्रचुर मात्रा में अगर जानवरों को खाना मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से उससे बाहर नहीं आएंगे, बस्ती से बाहर नहीं आएंगे। तो ये हमारी कोशिश रहती है उसके कारण से। और साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि अगर कभी कोई जंगली जानवर अगर गलती से आ भी जाता है, भटक जाता है, तो लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करें, ताकि हम उस जंगली जानवर को पकड़कर उन्हें वापस जंगल ले जा सकें। कई बार ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं जब लोग उन जानवरों को मार देते हैं, ये निश्चित रूप से भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो सरकार की ओर से आम जनताओं को जो इसके लेकर जो है जागरूक किया जा रहा है? जी, हम अपनी कोशिश करते हैं। जैसा हमने कहा कि जो भी निकटवर्ती गांव हैं हमारे जंगल के निकटवर्ती गांव, वहां पर हमारे विभाग के लोग उनके साथ संपर्क में रहते हैं, वहां पर समितियां बनाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी जंगली जानवर आए भी तो वो उन्हें वापस जंगल में भगा दें या हमारे विभाग को खबर कर दें। तो हमारे पास ऐसे साधन होते हैं कि हम उस जानवर को पकड़ के और उसे वापस जंगल में भेज सकें। इन दिनों देखा जा रहा है कि प्राकृतिक जो जलधाराएं जो हैं उनको जो है मानव ने तरह तरह के अपशिष्टों से और रासायनिक पदार्थों को जो है नदियों में डालकर जो है इससे जो है उनको बिल्कुल प्रदूषित कर दिया। और ऐसे में जो है वनस्पति जो पौधे हैं या फिर जो जल जीव जो हैं वो भी जो है उनके अस्तित्व जो है खतरे में है। जी, इसके लिए भी हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे नदियों में जो भी प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण होता है जो शहरों का गंदा जल जो नदी में चला जाता है।
तो इसके लिए सभी शहरों में इसके लिए कोशिश की जा रही एक है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी, पहले ले लें उनकी बात हम ले लें। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ, तो अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। जी बुलबुल देवी। हाँ जी, हाँ अपना सवाल पूछिए। वही हमको पौधा लगाना 25 पौधा। जी हाँ, तो ही हम लगाना चाहते हैं। आपका सवाल बहुत समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप 25 पौधे की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कृषि वानिकी के तहत अगर कम से कम 25 पौधा आपको चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे रेंज पदाधिकारी हैं या हमारे जो वन के प्रमंडल पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में, या हमारे विज्ञापन में ईमेल भी दिया हुआ है, आप ईमेल से भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे हमें आपको पौधे वो दे दिए जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब तो हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक धाराओं की जी, जो है तो धाराओं के प्रदूषण के लिए सबसे पहले तो नगर विकास विभाग हमारा काम कर रहा है कि जो भी सीवेज आती है उसमें उन सभी का ट्रीटमेंट करके ही वो आए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जैसा कि है प्लास्टिक में है, सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है वो नदियों को या नालियों को इनको दूषित करता है, हमारे जल स्रोतों को दूषित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार ने प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है, और प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है प्लास्टिक की थैलियों पर। और इसके अलावा हम लोग आगे जो थर्मोकोल के जो कटलरीज यूज होते हैं उनको भी बैन लगाने के लिए सरकार विचार कर रही है, जिसके बारे में आम लोगों के विचार जानने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो इस प्रकार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रदूषण होता है हमारे जल स्रोतों में, नदियों में, उनको रोका जा सके। इन दिनों जो है जलवायु परिवर्तन में जबरदस्त तरीके से बदलाव देखा जा रहा है। जहां वर्षा होते थे वहां जो है अब सुखाड़ की स्थिति बन गई है। तो इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब लें, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेलो। हेलो जी, अपना परिचय दें। हाँ, हम पारस प्रसाद बोल रहे हैं सर, बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण से। जी पारस जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारे पास 3 एकड़ जमीन है सर जी। हम चाह रहे हैं सर मनचाहा फल वाला पेड़ लगाने के लिए जी। तो हमको किनसे मिलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, ऐसा है पारस जी कि फलों के पौधे जो वन विभाग के पास होते हैं वे बीजू होते हैं, जैसे आम हुआ, कटहल हुआ, बेल हुआ, जामुन हुआ, इस तरह के। लेकिन अगर आप कलमी पौधे लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जिले में जो उद्यान पदाधिकारी होंगे, हॉर्टिकल्चर अफसर, उनसे अगर आप मिलेंगे तो उनके पास उस तरह के कलमी पौधे मिल जाते हैं। और अगर आप बीजू पौधे लगाना चाहते हैं तो वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में, या आप हमारे रेंज अफसर के कार्यालय में, बेतिया में जहां कहीं भी आपका घर पड़ता हो वहां का जो रेंज कार्यालय होगा, या हमारे विज्ञापन में ईमेल भी दिया हुआ है, उस ईमेल के माध्यम से आप दे सकते हैं और आपको निश्चित रूप से पौधे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दीपक साहब, इससे पहले कि हम इसी सवाल के अंतर्गत एक और मेरा सवाल ये कि सरकार की ओर से जो वृक्षारोपण अभियान जो चलाया जा रहा है और पहले पखवाड़े में जो ये विशेष रूप से जो है ये अभियान है, तो इसके अंतर्गत जो है कौन से तरह के जो है पौधे, फलदार और वृक्ष जो है लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग उसमें जो पौधे लगा रहे हैं उसमें हम लोग सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी के यानी जैव विविधता वाले जो पेड़ हैं, जैसे नीम, बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर, ये सब पौधे लगाए जाएं, लगभग 30%। और इसके अलावा हम लोग 40% पौधे जो है वो जो टिम्बर ट्री जिसको कहते हैं, शीशम, गम्हार, सागवान इत्यादि, वो सब पौधे, और 30% पौधे जो फूलदार होते हैं, जैसे गुलमोहर, कचनार, अमलतास, इस तरह के छतवन, इस तरह के जो पौधे होते हैं वो पौधे हम लगाते हैं, ताकि एक मिक्स रहे। और ये जैव विविधता के जो पेड़ होते हैं, खास करके हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप पौधे लगाते हैं अपनी ओर से, तो ये जो 5 पौधे हैं हमारे, पीपल, बरगद, नीम, पाकड़ और गूलर, इनमें से कोई एक पौधा आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये पौधे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे पर्यावरण के सुरक्षा में। ये ऐसे पौधे हैं जिन पे चिड़ियाओं का बसेरा सबसे ज्यादा रहता है, ये हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, सबसे ज्यादा छाया देते हैं। तो इन पेड़ों को निश्चित रूप से लगाएं। और इससे जो जलवायु परिवर्तन पर भी जो असर होगा? जी, जलवायु परिवर्तन की जो है उसमें
सबसे बड़ा जो हमारा योगदान है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से है। जितने ज्यादा हम पौधे लगाएंगे, पौधे सबसे बड़ा स्रोत है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर और उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ लगाना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना वही एकमात्र उपाय है। नहीं तो आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण एक तो बरसात कम होती जा रही है, इसके अलावा जो अल्प दिन में बरसात होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन में ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसके कारण से कई बार फ्लैश फ्लड की समस्याएं होती है। कई बार लंबे लंबे 15 दिन 20 दिन कभी कभी 40 दिनों तक एक बूंद भी बारिश नहीं होती है। तो ये जो अनिश्चितता की एक आ गई है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बिहार में आमतौर पर जहां 1200 मिलीमीटर बारिश होती थी, अब वो घट के लगभग 800 मिलीमीटर औसतन बारिश हो गई है, जो हमारे बरसात के मौसम में 4 महीने में होती थी। तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। और हर व्यक्ति, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो अपने छत पर, अगर छत भी नहीं है अपने पास तो गमले में ही सही, लेकिन हर परिवार हर साल एक पौधा आप जरूर लगाएं। यही आपसे अपील है सरकार की। किसान जो है हमारे, वो खेती के लिए जो है ज्यादातर जो है वो धड़ल्ले से हम कहें तो वो रासायनिक और कीटनाशक के दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे में जो है खेती की कृषि भूमि जो है उसकी उर्वरा शक्ति जो है कम हो रही है। तो एक दीपक साहब, हम एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ले लें, इसके बाद ये सवाल का जवाब हम लेंगे आपसे। जी हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। ये सर, ये जो मैं 250 के समथिंग पेड़ लगाया हूँ, नीम का भी पेड़ है, ठीक ना सर। मैं उस जगह मेरा जो 2-3 भैंसा है जी, तो भैंसा ना बार बार तोड़ देता है। मेरा समथिंग 2 पेड़ तोड़ दिया है, आम का और एक क्या कहते हैं नीम का। जी जी, तो उसका कोई उपाय बता सकते हैं सर? जी पहले अपना परिचय दे दें आप हमारे। मैं मोहम्मद नदीम असरफ, बांका जिला से, शंभूगंज थाना से। ये अली साहब हैं बांका से, और ये जानना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने जो पौधा लगाया पशु के कारण जो है उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए। पशु जो है, देखिए, पशु को संरक्षित करने का जी सबसे पहले तो ये है कि अगर वो किसी के पालतू पशु हैं तो उनसे आपको बात करनी चाहिए कि वो अपने जानवरों को बांध के रखें और उन्हें खुला नहीं रखें। और इसके अलावा पौधों को अगर आप पूरा घेरा नहीं भी लगा सकते तो हम लोग कई बार कोशिश ये करते हैं कि उनके चारों तरफ कुछ कांटेदार जो चीजें होती हैं, जो आमतौर पर मिल जाती हैं, वैसी कांटेदार झाड़ियां भी अगर हम लगा दें तो उससे भी ये होता है कि फिर जंगली जानवर या जो भैंसा है या इस तरह का कोई जानवर जो है वो हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जी बात हो रही थी जो है कि हमारे किसान जो है कीटनाशक और जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो हम अधिक अगर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, इसके 2 दुष्प्रभाव होते हैं। एक तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती है, वो तो है ही है, और इसके अलावा उससे जो खेत से जो पानी बह के जाता है उसके कारण से उसके साथ जो रासायनिक खाद बह के जाती है उससे हमारे जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं। तो हम ये चाहते हैं, कृषि विभाग हमारा इस अभियान में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जैविक खेती की ओर जुड़ें, कीटनाशकों का प्रयोग और रासायनिक खाद का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें और इससे जैविक खेती का उपयोग करें। और बहुत सारे हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम जानते हैं जो कि पूर्णतः जैविक खेती कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैविक खेती में कहीं पर भी उत्पादन कम होता है, वो उत्पादन भी उतना ही रहता है उसका, और आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। और एक चीज और जो हमारे बहुत किसान भाई कई बार गलती करते हैं आजकल, जब वो थ्रेशर से काटते हैं, हार्वेस्टर से, तो वो करते ये हैं कि उसके बाद जो डंठल रह जाते हैं खेतों में, उनको खेतों में वो जला देते हैं जी। ये एक बहुत ही गलत परंपरा है। इसका 2 नुकसान होता है। एक तो खेतों में जब आप डंठल को जला देते हैं तो उससे आपकी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, उसका जो कैपेसिटी है, फर्टिलिटी जो है वो कम होती है। और दूसरा, ये वायु प्रदूषण का भी बहुत बड़ा एक स्रोत है। इसलिए सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध होगा कि कभी भी उस डंठल को उसमें खेतों में जलाएं ना। जी दीपक साहब, राज्य में प्रदूषण के कारण जो बीमारियां हो रही हैं, आपकी नीतियों में इसकी कितनी प्राथमिकता है? जी बिल्कुल है। इसको जैसा कि हमने कहा कि वायु प्रदूषण, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण भी रोग होते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण भी बहुत सारे जो रोग हैं वो होते हैं। तो इसलिए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम लोगों ने प्रथम चरण में पटना, गया और मुजफ्फरपुर 3 शहरों का एक एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसपे सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
खास तौर पे इसमें दो हमारे जो प्रमुख विभाग हैं जो काम कर रहे हैं, एक तो नगर विकास विभाग जो हमारी नगर पालिकाएं या नगर पंचायतें या नगर परिषद हैं वो, और दूसरा विभाग है हमारा परिवहन विभाग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है वायु प्रदूषण के लिए। तो इन पे हम मिलकर काम कर रहे हैं और अगले चरण में हम सभी जिलों में अपने इस कार्यक्रम को लेंगे। दीपक साहब, सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन समय का अभाव है, तो चलते चलते जो है हमारे दर्शकों को जो है आप इस समाज सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो हमारी सभी लोगों से ये अपील होगी कि हम हर परिवार हर वर्ष एक पौधा जरूर लगाएं आप, और एक चीज और ध्यान रखें कि पौधे बच्चों की तरह होते हैं, केवल उन्हें लगा देना ही काफी नहीं है, बल्कि बच्चों की तरह उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना होता है। तो आप केवल पौधे लगाएं ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करें और उन्हें बड़ा करके उन्हें पेड़ बनने में उनकी सहायता करें। एक ये हमारा हम आप सभी से अपील होगी। बिहार में करीब 2.5 करोड़ परिवार हैं, अगर आप सभी एक पौधा भी एक वर्ष लगाते हैं तो ये हमारे बिहार के पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि जब आप पौधे लगाते हैं तो पीपल, नीम, पाकड़, बरगद और गूलर, इन 5 पौधों में से एक पौधा जरूर चुनें जिसको आप अपने खेत में, अपने आंगन में, जहां कहीं भी आप लगाना चाहते हैं लगाएं। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से हमारे दर्शक जो है प्रभावित होंगे, और हम सभी का जो है ये कर्तव्य भी बनता है कि हम खासकर जो है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत जो पेड़ पौधे को अहमियत दें, अपने जीवन में जो है पर्यावरण उसको जो है अच्छे ढंग से उसको रखें, तभी जो है अच्छे माहौल, स्वस्थ माहौल होगा। तो इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह हम फिर नए विषय और विशेषज्ञ के साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।